और चलिए वो फोकस करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े आपके सामने 4.1% पर यह आंकड़ा आया है। अनुमान जो इटिना स्वदेश ने पोल करवाया था इकोनॉमिस्ट के बीच वो 4.8% का था, 4.1%, यानी अनुमान से कम यहाँ पर जीडीपी का आंकड़ा आया है आपके सामने। और काफ़ी हद तक फोकस इस पर भी रहेगा कि पूरे वित्त वर्ष के लिए क्या आंकड़ा सामने आ रहा है, क्योंकि पूरा जो वित्त वर्ष है वो खासतौर पर फोकस में रहेगा। 4.1% यहाँ पर जीडीपी का आंकड़ा आपके सामने दिखाई दे रहा है। 4.8% की का अनुमान लगाया जा रहा था। कई सारे फैक्टर्स इस बार डाले जा रहे हैं फोकस में, जिसमें चर्चा हो रही है कि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, और आपके सामने आंकड़ा ये भी आ गया है चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2.5% बढ़ी है। तो 2.5% की ग्रोथ यहाँ पर देखी गई है। 4.1% के आसपास 4.1% का ये आंकड़ा आपके सामने आया है। महंगाई जिस तरह से बढ़ी है उसने ग्रोथ को रोकने का काम किया है, और उसकी वजह से इस बार सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई को सामने आना पड़ा है, और उन्होंने एक कदम उठाए हैं, ब्याज दरें बढ़ाई हैं, जिससे महंगाई तो कम होती है लेकिन ग्रोथ पर ज़रूर इम्पैक्ट उल्टा पड़ता है। देखना ये होगा कि किस तरह से ये जो पूरे साल के आंकड़े हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। हमारे साथ यस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट इंद्रनील पंत साहब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका ईटीना स्वदेश पर। 4.1 का आंकड़ा आया है, 4.1%। यहाँ पर जो उम्मीद की जा रही थी 4.8% की थी, जो पोल हमने करवाया। आपका एक्सपेक्टेशन क्या था, और आपका पहला रिएक्शन 4.1 के नंबर पर क्या होगा? आपका माइक अगर आप अनम्यूट कर लेंगे तो बेहतर होगा सर, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। हेलो जी, अभी सुनाई दे रहा है, बोलिए सर। 4.1% का जो आंकड़ा आया है वो डेफिनेटली प्रीवियस क्वार्टर से नीचे है। एक्सपेक्टेशन क्या है वो अभी दूसरी बात है, एक्सपेक्टेशन लेके बात नहीं करते हैं। क्रिटिकल इम्पोर्टेंस ये है कि 4.1 जो एंड ऑफ द ईयर क्वार्टर था, उसके बाद जो ये क्वार्टर हमको देखने को मिल रहा है उसमें कमोडिटी प्राइसेस ऊपर है, इन्फ्लेशन भी ऊपर है, जो फैक्टर्स फोर्थ क्वार्टर में नहीं थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल मोमेंटम ऑफ द इकोनॉमी जिसको बोला जाता है, वो मोमेंटम ऑफ द इकोनॉमी कम हो सकते हैं। टच करना पड़ेगा ओवरऑल ये फाइनेंशियल ईयर, मतलब FY23 के ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन के लिए। FY22 का भी एक नंबर सामने आ रहा है मिस्टर पन, वो है 8.7%। यहाँ पर फुल ईयर जो फिगर सामने आया है वो 8.7% का आया है। इस पर आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? 8.7% 8.9 से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। 8.9% ऑफिशियल एस्टिमेट था CSO का, एडवांस एस्टिमेट जिसको हम बोलते हैं। तो माना जाए कि 8.7% उतना खराब नहीं है कंपेयर टू द 8.9%। लेकिन इतना देखना पड़ेगा कि ये जो नंबर है उसमें डाउनसाइड रिविजन कितने होते हैं। इन द सेंस ये मोस्ट ऑफ द नंबर जो आ रहे हैं अभी, this is more from the organized sector. अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो इम्प्लीकेशन हो सकते हैं ग्रोथ के ऊपर, वो ये नंबर पे नहीं है, स्पेशली फॉर द थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। पहला दो क्वार्टर ऑफ FY22 जो है उसके ग्रोथ नंबर्स ऑलरेडी नीचे रिवाइज्ड हो चुके हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर का नंबर भी रिवाइज्ड अगर नीचे होते हैं तो 8.7% का एक डाउनसाइड इम्पैक्ट डेफिनेटली आ सकते हैं। करेक्ट मिस्टर पंत, जिस तरह की हम सिचुएशन इस समय देख रहे हैं ग्लोबली, कई सारे फैक्टर्स जो है वो अब ग्रोथ पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। चाहे वो क्रूड का प्राइस हो 124 के ऊपर निकल रहा है, जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है रशिया और यूक्रेन के बीच वो अभी भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई है, यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इस सब का इम्पैक्ट देखते हुए किस तरह का गाइडेंस आप दे सकते हैं, अगर आप गैस करना चाहें कि यहाँ से आगे जीडीपी जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, कितना जा सकता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गाइडेंस है अगले साल का वो 7.2 है। प्रॉबली उसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। हमारा खुद का नंबर 7.0 है। अभी आज का नंबर आने के बाद हमको फिर से देखना पड़ेगा वो 7% थोड़ा ऊपर करे कि थोड़ा नीचे करे, वो देखना पड़ेगा। लेकिन डाउनसाइड रिस्क जो है
ग्रोथ का 7 बोले या 7.2 पकड़ ले ग्रोथ के लिए, जो डाउनसाइड रिस्क है वो काफी एनहांस्ड है अभी। चांसेस है कि 7.2% से भी नीचे ग्रोथ आ सकते हैं अगर इन्फ्लेशन कंटेन नहीं होता है, अगर ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस कंटेन नहीं होता है। आपने ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी साइकिल की बात की है। ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी टाइट हो रहा है, उसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि ग्लोबल ग्रोथ भी वीक हो जाए, और ग्लोबल ग्रोथ अगर वीक होता है तो हमारा एक्सपोर्ट्स जो है, एक्सपोर्ट्स भी वीक होंगे, उसका भी नेगेटिव इम्प्लीकेशन आएंगे अपना ग्रोथ के ऊपर। फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि क्रिटिकल पर्सपेक्टिव जो देखना है, वो नंबर मेरे पास अभी भी नहीं है। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का ग्रोथ और इम्पैक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन क्या हो रहा है फोर्थ क्वार्टर का, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन कंटेन नहीं होता है तो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डाउनसाइड रिस्क्स जरूर है। और फिस्कल जैसे हालात पे है, वो फिस्कल से कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज जितना बजटेड हुआ है उतना ही कर पाए गवर्नमेंट, तो अच्छा है। अगर वो भी नहीं कर पाते हैं फिस्कल कंटेनमेंट के चक्कर में, तो उसका डाउनसाइड रिस्क ग्रोथ के ऊपर भी आ सकते हैं। मिस्टर पन, यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं उसी को मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी पूछना चाहूँगा आपसे। आरबीआई के पास एक बड़ा टूल है और वो है इंटरेस्ट रेट, क्योंकि अब उसको बैलेंस करना है। आरबीआई के सामने जिस तरह से हम देख रहे हैं महंगाई जिस तेज़ी से बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करना है, लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो एक ग्रोथ की कॉस्ट पर आएगा। क्या हो सकता है आरबीआई का नेक्स्ट स्टेप? जब आप इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली ग्रोथ के कॉस्ट थोड़ा तो होगा ही, विदाउट डाउट। लेकिन आपने जो बताया कि बैलेंस करना है, ताकि इतना ज्यादा भी ना इंक्रीज करे आरबीआई की ग्रोथ एकदम ठप हो जाए, तो वो बैलेंसिंग फैक्टर कैसे करेंगे आरबीआई, वो एक्चुअली देखना है ये अगले साल में। और वो काफी इजी नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन ऊपर है, गवर्नमेंट का भी थोड़ा हेल्प आ रहा है इन्फ्लेशन को नीचे करने में। उसका क्या इम्प्लीकेशन होता है इन्फ्लेशन के ऊपर, वो भी देखना है। एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी गवर्नमेंट का पॉलिसीज आए थे, एक्साइज कट्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल, तभी ग्लोबल ऑयल प्राइसेस 105 और 110 के बीच में था। अभी ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी 123 और 124 पे आ गए। तो डेफिनेटली प्रेशर फिर से लागू हो रहा है प्राइस इंक्रीज करने का, कंज्यूमर प्राइसेस इंक्रीज करने का। नहीं तो अंडर रिकवरीज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर काफी असर हो सकता है। उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, इन्फ्लेशन प्रेशर कैसे कंटेन करे उस हिसाब से। मिस्टर पन, बहुत बहुत शुक्रिया IIT Now स्वदेश के लिए समय निकालकर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लेटेस्ट अपडेट आपके सामने है स्क्रीन पर। Q4 जीडीपी के जो नंबर्स हैं वो 2.5% से बढ़कर 2.5% से बढ़कर 4.1% हो गया है। संशोधित जीडीपी 2000 वित्त वर्ष 2022 के लिए जो है वो 8.7% यहाँ पर आई है, और साथ ही साथ ब्रेकअप भी धीरे धीरे आपके सामने आ रहा है। तो हम आपको डिटेल्स लगातार अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह का ब्रेकअप हुआ है, कंस्ट्रक्शन में, कंजम्पशन में, ये सारे वो स्पेसेस हैं जहां पर देखना होगा। और जैसा कि अभी इंद्रनील पंत साहब बता रहे थे कि अब आरबीआई को ये देखना होगा कि वो कैसे बैलेंस करती है। ब्याज दरें अगर ज़्यादा बढ़ाएंगी तो महंगाई तो कम होगी, लेकिन ग्रोथ भी कम होने की संभावना रहती है। तो अब आरबीआई के पाले में गेंद है, उस पर भी नज़र लगातार बनी रहेगी हमारी। आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे अब फिलहाल शेयर बाजार की, जहां पर लगातार 3 कारोबारी दिनों से जारी जो तेजी है उस पर आज ब्रेक लग गया। बाजार में आज बिकवाली का दबाव दिखा। निफ्टी 77 और सेंसेक्स 300 करीब 350 अंक गिरकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में हमने करीब 350 अंकों की गिरावट देखी। और दिन भर बाजार में क्या हलचल रही, जानते हैं मेरी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद से।
गैप के साथ खुला था और उसके बाद हमने देखा कि 16,600 के ऊपर खुला। आज दिन भर में 16,700 के पास बाजार गया भी, लेकिन अपने जो गेन्स है उसे इरोड किया। उसकी वजह है कि जिन सेक्टर्स की वजह से प्रेशर पड़ा, बैंकिंग स्पेस ने बाजार पर प्रेशर माउंट किया। लास्ट आवर में प्रेशर और ज़्यादा माउंट होते हुए दिखा। हालांकि दोनों साइड के ट्रेड्स आज बाजार में देखने को मिले। एक तरफ में बाजार का जो इनिशियल गेन्स है वो इरोड हुए, फिर रिकवरी आई सेकेंड मिड ऑफ द ट्रेड में, और उसके बाद लास्ट आवर ऑफ द ट्रेड में आपने देखा कि वहाँ जो गेन्स बने थे वो इरोड हुए। इनफैक्ट बैंकिंग स्टॉक्स ने अच्छा खासा प्रेशर बनाया आज। क्लियरली जिन स्पेसेस से प्रेशर देखने को मिला उसमें बैंकिंग स्टॉक्स थे, हैवी वेट स्टॉक्स लाइक रिलायंस ऑन द इंडेक्स, वहाँ से किस तरह का सपोर्ट नहीं मिला। और बैंकिंग स्पेस में और HDFC ग्रुप के स्टॉक्स जो हम देख रहे थे पीछे 2 दिन 3 दिन से मूव्स पे थे, वहाँ पर भी प्रॉफिट बुक होते हुए दिखाई दिए। तो ये बड़े रीजन रहे कि हम देख रहे हैं कि 16,600 के नीचे आप बाजार को आज क्लोज होते हुए देख रहे हैं। जो गिरने वाले सबसे बड़े काउंटर्स थे उनके पीछे रीजन है, और बहुत ही सेक्टर बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज आपको देखने को मिला। क्लियरली आपको आज टेक्नोलॉजी से कोई सपोर्ट नहीं मिला, ना बैंक्स ने तो प्रेशर माउंट किया। ऑटो हालांकि एक स्पेस है जिसमें आपको लगातार एक स्ट्रेंथ दिख रही है, लेकिन कोई बहुत बड़े गेनर्स यहाँ से नहीं निकल कर आए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दी न्यूज़ फ्लोज। कुछ स्टॉक जो यहाँ पर हम हाईलाइट करना चाहेंगे, सन फार्मा, यहाँ नंबर्स आए, वन ऑफ एक कंपोनेंट उनका रहा, जिसके चलते हमने देखा कि बाजार पे आज सुबह से ही आप 2.5 से 3% तक की एक डेंट देखा आपने, लेकिन उसी रेंज में सन फार्मा ने ट्रेड किया दिन भर। कोटक बैंक ने लास्ट आवर में एक बड़ा प्रेशर माउंट किया, HDFC वीक हुआ, टाइटन आप यहाँ से और वीक हुआ, जिसके कारण ये सारे स्टॉक्स से हैवी वेट्स निफ्टी काउंटर्स थे जिन्होंने प्रेशर माउंट किया, बाजार को नीचे की तरफ ड्रैग किया। और रिलायंस 1.5% नीचे कमजोरी के साथ बंद हुआ रिलायंस। तो ये बड़े काउंटर्स थे, ये स्पेसेस थे जहां से प्रेशर माउंट होते हुए दिखा। आज गेनर्स कौन से थे? क्लियरली क्रूड फैक्टर इन पूरा तरह से आपको एनर्जी पैक पे, ऑयल एंड गैस पैक पे दिखाई दिया। ONGC जैसे काउंटर, पावर क्राइसिस फिर से आप इसकी खबरें सुन रहे हैं, तो NTPC, कोल इंडिया, ये सारे काउंटर्स आपको दिखाई दिए। प्लेटफॉर्म स्टॉक्स आपको फिर से तेज दिखाई दिए, MCX, BCL, CDSL, ये सारे काउंटर्स आपको फिर से आज तेज दिखाई दिए। FNO स्टॉक्स के कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं, क्लियरली रिजल्ट का इम्पैक्ट नौकरी जैसे काउंटर पर। PEL रिजल्ट के बाद डेंट था, वो आज रिकवर होते हुए दिखाई दिया। और कुछ दूसरे स्टॉक्स लाइक MCX जिसकी हमने बात भी की। तो आज बहुत ही न्यूज़ बेस्ड मूव्स देखने को मिली। सेक्टर्स जो आज जिन्होंने बाजार पर बड़ा प्रेशर माउंट किया उनमें आपके लिए बैंकिंग क्लियरली है, और गेनर्स साइड पर आपको ONGC और सिलेक्टिव काउंटर्स फ्रॉम रियल एस्टेट, इन्होंने परफॉर्म ज़रूर किया। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप वहाँ एक अच्छी स्ट्रेंथ है। तो ब्रॉड बेस्ड रैली, ब्रॉड बेस्ड स्ट्रेंथ आपको दिखाई दे रही है। शायद इसे एक टिपिकल प्रॉफिट बुकिंग कहना चाहिए। और कार्नेलियन कैपिटल एडवाइजर्स के फाउंडर विकास खेमानी के मुताबिक IT शेयरों में रिस्क रिवॉर्ड बेहतर है। हमसे खास बातचीत में उन्होंने कहा कि ऑटो शेयरों में 2 से 3 साल की अवधि के लिए निवेश के मौके बन सकते हैं। आज के माहौल में जहां पे इतनी सारी अनिश्चितताएं हैं, आपको एक ग्लोबली हेज डॉलर हेज पोर्टफोलियो के साथ एंड सारी कंपनियां फ्री कैश फ्लो जनरेटिव है, 18, 20, 22 टाइम्स के प्राइस अर्निंग रेशियो पे मिल रही है, हाई ROE कंपनी है, तो मुझे लगता नहीं है वो सारी की सारी कंपनियां बहुत अच्छे से गवर्न है। तो यहाँ पे कोई बहुत सिग्निफिकेंट रिस्क है, यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड तो फेवर में ही है ना। ये हो सकता है कि अगर कोई कारण से यूएस में अगर कंटिन्यूड स्टैग्फ्लेशन रिसेशन जैसा माहौल आता है, तो हो सकता है जो रिटर्न एक्सपेक्टेड है उससे थोड़ा कम आ जाए। पर मुझे लगता नहीं कि इसमें कैपिटल लॉस की कोई बहुत बड़ी बात है, या फिर एक जो मोटा मोटी जो बड़ा फ्रॉड था, जिसको एक वैल्यूएशन फ्रॉड पिछले 3-4 महीने में वो निकल गया है। अभी मुझे लगता है यहाँ से 15-20% रिटर्न एक्सपेक्ट करना, 15% रिटर्न तो मुझे लगता है कंजर्वेटिव बेसिस से IT शेयरों से करना चाहिए अगले 3-4 साल में। हो सकता है अगर कोई एक अच्छी माहौल मिल जाए तो ज्यादा भी बन जाए। और लिस्टिंग के बाद LIC ने पहली बार अपने चौथी तिमाही के नतीजे कल पेश किए। इन नतीजों और कंपनी की ओर से घोषित डिविडेंड पर LIC के MD राजकुमार से मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। शेयर धारकों को एक जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ वो हुआ जब आपने जो डिविडेंड दिया है वो सिर्फ ₹1.5 प्रति शेयर, उस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, ऐसा है कि डिविडेंड अगर ₹1.5 प्रति शेयर दिया है तो इंश्योरेंस बिजनेस में हमें कैपिटल भी चाहिए होता है। तो जो हमारी बैलेंस प्रॉफिटेबिलिटी है वो शेयर होल्डर के अकाउंट में ही है। 4,043 करोड़ में से 980 करोड़ के करीब शेयर होल्डर को डिविडेंड चला जाएगा। बाकी का जो 3100 या 3200 करोड़ के करीब बचेगा वो शेयर होल्डर के अकाउंट में रहेगा। इट इज नॉट दैट वी आर गोइंग टू कंज्यूम इट एनीवेयर। सो इट इज टू फंड द न्यू बिजनेस।
और हम चाहते हैं कि भविष्य में हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़े और उसके लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होंगी वो इस फंड से हमें मिलती रहेंगी. दैट विल क्रिएट मोर वैल्यू फॉर द शेयर होल्डर. इट्स लाइक री इन्वेस्टिंग द सेम मनी इन डिफरेंट बिजनेसेस टू जनरेट मोर प्रॉफिट्स. तो शेयर होल्डर्स को कोई उसके लिए कुछ मायूस होने की जरूरत नहीं है. ये उन्हीं का पैसा उन्हीं के अकाउंट में पड़ा हुआ है जो भविष्य के बिजनेस को हम बढ़ाने में यूज करेंगे और उसके और भी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी उनके लिए जनरेट करेंगे. और कच्चे तेल की कीमतों की रफ्तार थम नहीं रही है. ब्रेंट क्रूड $124 के पार निकल गया है. सिर्फ 15 दिनों में ही ये 15% की तेजी दिखा चुका है. क्या है क्रूड मार्केट के लिए ट्रिगर, बताने के लिए जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी विश्व मोहन. आज क्रूड में सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिला और ब्रेंट की बात करें तो आज $124 के स्तर को पार कर गया और हफ्ते भर में करीब 9% और 15 दिनों में 15% से ज़्यादा की तेज़ी देखी जा चुकी है. यूरोपियन यूनियन लीडर्स में आपस में अभी सहमति बन गई है. वो रूस से होने वाले क्रूड इंपोर्ट का साल अंत तक 90% वहाँ से इंपोर्ट बंद कर देंगे. ये एक ऐसा सेटबैक है कि ऑलरेडी मार्केट इतना टाइट है, ऐसे में और सप्लाई कम होने की आशंका बढ़ गई है क्योंकि यूरोप में करीब 36% तक क्रूड रूस से इंपोर्ट होता है. तो ये एक काफ़ी सेटबैक वाली खबर है और इससे क्रूड कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है और लगातार यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है. और ऐसा दौर जब समर सीजन है, वहाँ पर ड्राइविंग सीजन माना जाता है यूएस में और वहाँ पर इस समय क्रूड की खपत काफ़ी बढ़ जाती है. लोग ड्राइविंग के लिए निकलते हैं, छुट्टियाँ मनाने निकलते हैं, उससे क्रूड को ऑलरेडी सपोर्ट मिल रहा था. एक और खबर है चीन को लेकर. 1 जून से रीओपनिंग की तैयारी चल रही है शंघाई में, तो वहाँ से भी डिमांड तेज़ी से बढ़ेंगे. तो ये एक ऐसी खबर कि लगातार डिमांड बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ सप्लाई को लेकर चिंता है और इस वजह से क्रूड कीमतों में शानदार तेजी देखने को मिल रही है. जी, ऑटो लोन सेगमेंट पर फोकस बढ़ाने के लिए एसबीआई की रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मंत्रालय से वाहन पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन के लिए बातचीत चल रही है. साथ ही एसबीआई का ऑटो डीलर्स के साथ साझेदारी पर भी जोर है. 2 व्हीलर सेगमेंट के लोन बुक का मार्केट शेयर बढ़ाने की भी बैंक तैयारी कर रहा है. इस एक्सक्लूसिव खबर की और डिटेल दे रहे हैं मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा. जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे से बातचीत कर रहा है वाहन पोर्टल में इंटीग्रेशन करने के लिए. जी हाँ, सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये बातचीत अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, लेकिन एसबीआई की स्ट्रैटेजी यही है कि जो वाहन पोर्टल का डेटा है उसको लिवरेज किया जाए अपने ऑटो लोन सेगमेंट को एक्सपैंड करने के लिए. और वो ऑटो लोन सेगमेंट में भी स्पेसिफिकली 2 व्हीलर सेगमेंट में अपनी छाप छोड़ने के लिए. अभी फिलहाल एसबीआई की अगर बात करें तो ऑटो लोन बुक करीब 80,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें से 2 व्हीलर लोन्स मात्र 5% या उससे कम होंगे. तो ज्यादातर कार लोन से डिस्ट्रीब्यूट करता है. ओवरऑल आखिरी के 3 साल की भी बात करें तो जो मार्केट शेयर एसबीआई का ऑटो लोन सेगमेंट में इंक्लूडिंग कार लोन्स एंड 2 व्हीलर लोन्स जो करीब 34% होता था, वो इस तिमाही में घटकर करीब 23.7% हो गया है. तो आइडिया ये है कि जो 10% मार्केट शेयर खोया है उसमें से जितना हो सके वापस लिया जाए. इसके लिए एक तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट से वो वाहन पोर्टल के लिए बातचीत जारी है. इसके अलावा डीलर्स से भी और टाई अप्स किए जाएंगे, उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा कमीशन के लिए. तो ये 2 प्रोंग स्ट्रैटेजी है एसबीआई की ऑटो लोन सेगमेंट को एक्सपैंड करने के लिए. 60 साल पहले सुनामी में तबाह हुई रामेश्वरम धनुषकोडी रेलवे लाइन में फिर से नई जान फूंकने के लिए दक्षिण रेलवे ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है. 733 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट से रामेश्वरम को भारत के आखिरी छोर धनुषकोडी से जोड़ा जाएगा. धनुषकोडी से देखिए ईटी नाउ स्वदेश के संवाददाता समीर दीक्षित की ये स्पेशल रिपोर्ट. छोर धनुषकोडी में हम मौजूद हैं और यहाँ पर मोदी सरकार की योजना है कि धनुषकोडी में एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए, जिसके लिए बाकायदा डिटेल्ड सर्वे रिपोर्ट तैयार हो गई है. और वो सर्वे रिपोर्ट बताती है कि रामेश्वरम से धनुषकोडी के लिए 18 किलोमीटर की एक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, जो कि सिंगल रेलवे ट्रैक होगा, वो बिछाई जाएगी. और उसमें 5 किलोमीटर ग्राउंड लेवल पे जबकि 13 किलोमीटर एलिवेटेड ट्रैक बिछाया जाएगा. तो कुल मिलाकर के 18 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन बिछाई जाएगी और इसका जो अनुमानित लागत है, जो खर्च है, वो तकरीबन 723 करोड़ रुपये होगा. लेकिन ये ऐसा
ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनने की तैयारी है, इसके पहले भी यहाँ पर रेलवे स्टेशन हुआ करता था। लेकिन 1964 की त्रासदी में जब साइक्लोन आया, उस सुनामी में यहाँ पर पूरी बर्बादी हुई, पूरा स्टेशन ये तबाह हो गया। सिर्फ स्टेशन नहीं, पूरे इस शहर में ज़बरदस्त जान माल का नुकसान हुआ। स्टेशन तो बर्बाद हुआ ही हुआ, यहाँ पे कस्टम्स का एरिया होता था, उसको भी ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा। लेकिन 1964 के बाद अब एक बार फिर सरकार कोशिश कर रही है कि यहाँ पर एक स्टेशन बनाया जाए, रेल कनेक्टिविटी यहाँ पर लाई जाए जो कि रामेश्वरम से धनुषकोटी को जोड़ती हो। और उसके पीछे मकसद यही है कि लोगों को एक रिलायबल, कंफर्टेबल और अफोर्डेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मुहैया कराया जा सके, क्योंकि धनुषकोटी का अपना एक रिलीजियस, एक पौराणिक महत्व है, एक धार्मिक महत्व है। सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से, विदेशों से यहाँ पे सैलानी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं और उनको ये रेल सुविधा मुहैया कराने के लिए ये पहल सरकार की है। माना जा रहा है कि रेल मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद, अप्रूवल मिलने के बाद यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा, जिसके लिए बाकायदा मार्किंग भी की जा चुकी है और बस अब इंतजार है उस अप्रूवल का, जिसके बाद माने जा रहा है कि अगले कुछ सालों में धनुषकोडी में एक बार फिर रेलवे स्टेशन होगा, ताकि लोग आसानी से साउथ के इस अंतिम छोर, भारत के अंतिम टिप पर आ पाए और यहाँ से वो देख पाएँ कि राम सेतु जिसका अपना महत्व है, इस तरीके की तमाम पौराणिक जो महत्व वाली बातें हैं उनको वो नज़दीक से आकर के देख पाएँ और इस एरिया को वो एंजॉय कर पाएँ। चलिए, स्वदेश खबर के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। हम लेंगे एक ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए। 18 स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।